सुदेश पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, ये किसकी चिता है, यक्षिणी की या कंचन की? दिलीप तो उस चिता को देखकर इतना घबरा गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे उस चिता में अपनी चिता नजर आने लग गई थी। उसे वहम होने लग जाता है जैसे यक्षिणी ने उसे चिता के ऊपर बांध कर रखा हो और वो उसे आग लगा रही हो। नहीं नहीं, मत जलाओ मुझे, मत मारो, दिलीप यक्षिणी को रोकते हुए कह रहा था। सुदेश दिलीप को उस वहम से बाहर निकालते हुए कहता है, क्या हुआ जीजा जी, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, आप ठीक तो हैं? दिलीप अपने वहम से बाहर आ जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक हूं मैं। रेत पर ही एक लंबी सी लकड़ी रखी हुई थी। सुदेश उसे उठा लेता है और चिता के पास जाकर राख को हटाने लग जाता है। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू? सुदेश लकड़ी से अंगारों को हटाते हुए कहता है, जीजा जी पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये चिता किसकी है, कंचन की या यक्षिणी की? दिलीप अपने आसपास कंचन को ढूंढने लग जाता है पर उसे कंचन कहीं नजर नहीं आती है। रौंका मुचा घाट पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। वो समझ गया था कि यक्षिणी के डर से गांव वालों ने अब दिन में भी घाट पर आना बंद कर दिया था, क्योंकि यक्षिणी अब कभी भी शिकार कर देती थी। सुदेश लकड़ी से राख और अंगारों को हटा ही रहा था कि तभी उसे एक हाथ की हड्डी नजर आती है। सुदेश उस हड्डी को चिता में से बाहर खींच लेता है। दिलीप की जब उस हड्डी पर नजर पड़ती है तो खुश होते हुए कहता है, ये क्या, हाथ की हड्डी? इसका मतलब कंचन ने उस यक्षिणी को मार दिया। दिलीप खुश होने लग जाता है। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जब सुदेश उस हड्डी को गौर से देखता है तो मायूसी के साथ कहता है, जीजा जी, कंचन ने यक्षिणी को नहीं मारा है बल्कि यक्षिणी ने कंचन को मारा है। ये कंचन का हाथ है। दिलीप बिचकते हुए कहता है, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये कंचन का हाथ है, यक्षिणी का नहीं? सुदेश लकड़ी से हड्डी की हथेली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके हाथ की हथेली को गौर से देखिए, इसके हाथ का अंगूठा नहीं है। और आपको भी पता है मायाधारी और उसकी सेविका के हाथों और पैरों के अंगूठे नहीं होते हैं, क्योंकि यही जादूगरनी की पहचान होती है। जैसे ही सुदेश ये बात बोलता है, दिलीप के चेहरे पर जितनी हंसी थी सब एक ही पल में गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर डर वापस से आ जाता है। जब सुदेश उस चिता में और अंगारों को हटाता है तो उसे कंचन का एक हाथ और दो पैर की हड्डियां और मिल जाती हैं। उन हाथ पैरों के अंगूठे भी गायब थे। अब वो दोनों कंफर्म हो गए थे कि वो चिता और किसी की नहीं बल्कि कंचन की ही थी। उन दोनों को बस कंचन के हाथ पैर की ही हड्डियां मिली थी और कुछ नहीं मिला था, उसका सिर तक नहीं। सुदेश कंचन के हाथ पैरों की हड्डियां देखते हुए कहता है, उस यक्षिणी ने कंचन को भी मार दिया। वो बहुत शक्तिशाली निकली जीजा जी। अच्छा हुआ हम दोनों कल रात भाग गए, वरना वो यक्षिणी हम दोनों को भी मार देती। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, मैंने बोला तो था तुझसे इस कंचन से कुछ नहीं होने वाला। उस यक्षिणी का कोई कुछ कर सकता है तो वो मायाधारी ही कर सकती है। सुदेश तू अभी जा और जल्द से जल्द मायाधारी को लेकर आ, और इस बार खाली हाथ मत लौटना। अगर वो नहीं आई तो गांव को शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। वो यक्षिणी एक एक करके सारे मर्दों को सफाई कर देगी और हो सकता है उसका अगला नंबर हम दोनों में से कोई एक हो। सुदेश डरते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, मैं अभी निकल जाता हूँ। इस बार मैं मायाधारी को लेकर ही आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आंख तक उसे क्यों न देनी पड़ जाए। मैं आंखों के बिना जी सकता हूँ पर अपनी पत्नी रजनी के बिना नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बिना कैसे रहेगी। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और काफी टेंशन में लग रही थी। उसके माथे पर आई लकीरें ये बात साफ बता रही थी कि उससे अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ था। वो काफी उलझी हुई लग रही थी। वर्चस्विनी के टेबल पर ही वो ताज रखा हुआ था जो उसे हरिया के पास से मिला था। वर्चस्विनी अपने मोबाइल में उस ताज के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी पर अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। वर्चस्विनी अपने मोबाइल में सर्च ही कर रही थी कि तभी वहां पर चार्ली आ जाता है। चार्ली भी काफी थका हुआ लग रहा था, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जैसे ही चार्ली वहां पर आता है, वर्चस्विनी उससे पूछती है, उन तीनों ने मुंह खोला? चार्ली उदासी के साथ जवाब देता है, मैडम जी मुंह तो खोला उन तीनों ने, पर एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्होंने रतनपाली का खून नहीं किया है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल अपने टेबल पर रखते हुए कहती है, 3rd डिग्री दी थी मैंने जैसा बोला था। चार्ली पानी पीते हुए कहता है, वो भी दे चुका हूं मैडम जी, पर हरिया, सुधा और धनिया तीनों का यही कहना था कि वो भले ही रतनपाली को धोखा दे रहे थे पर उसे मार नहीं सकते हैं। एक और बात आपको पता है, जब धनिया को पता चला था कि हरिया उसे छोड़कर सुधा के साथ भाग गया था तो उसने तो वहीं पर उसे तमाचे मारने शुरू कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से बचाया था उसे, वरना वो तो उसे वहीं पर मार देती। वर्चस्विनी पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तीनों सच बोल रहे हैं? चार्ली धीरे से कहता है, इतनी मार खाने के बाद भला कौन झूठ बोलेगा मैडम जी। मैं ना आपको शॉर्ट में बताता हूँ सब।
ये हरिया और धनिया एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उनके पास पैसों की कमी थी। इसलिए धनिया ने रतनपाली से प्यार करने का नाटक किया ताकि रतनपाली धनिया को उस तिजोरी का पता बता दे जहां पर उसने अपना पूरा पैसा छुपा कर रखा था। पर इसी बीच हरिया का सुधा के साथ चक्कर चल गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जैसे ही हरिया को तिजोरी का पता चला तो वो सुधा के साथ फरार हो गया। पर इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी रात रतनपाली का खून हो गया और इल्जाम इन पर आ गया। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, तुम्हारी बातों से ये बात साफ समझ आ रही है कि तुम इन तीनों को बेकसूर मानते हो। तो तुम ही बता दो कि रतनपाली का खून किसने किया। चार्ली हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहता है, और कौन करेगा मैडम जी, उस यक्षिणी के सिवा। उसी ने रतनपाली को अपना शिकार बनाया है, वरना आप ही बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों कुछ पता नहीं चला। पहले तो चार्ली का सवाल सुनकर वर्चस्विनी चुप बैठती है, पर कुछ ही देर बाद उस पर अपना रोब जमाने के लिए गुस्से के साथ कहती है, चार्ली, तुम हमेशा बीच में यक्षिणी को क्यों ले आते हो? कभी नॉर्मल नहीं सोच सकते क्या? वर्चस्विनी अपनी बात पूरी कर रही थी कि तभी उसकी नजर उसके टेबल पर रखे ताज पर पड़ती है। वो देखती है कि उस ताज के बीचों बीच की जगह जो खाली थी, वहां पर एक छोटी कलाकृति बनी हुई थी। उसमें छोटी छोटी सफेद बारीक लकीरें बनी हुई थी। वर्चस्विनी उस ताज को उठाती है और अपनी आंखों के एकदम नजदीक लाकर देखने लग जाती है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैडम जी को क्या हो गया? ये ताज को ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं इन्हें ताज पसंद तो नहीं आ गया और ये इसे अपने घर ले जाने का तो नहीं सोच रही? वर्चस्विनी ताज को देखते हुए कहती है, चार्ली, जरा मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास देना। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्यों मैडम जी, आप उसका क्या करेंगी? वर्चस्विनी चार्ली पर बिगड़ते हुए कहती है, चार्ली, पहले जो मैंने मांगा है वो दो, सवाल बाद में पूछना। चार्ली झट से वर्चस्विनी को मैग्नीफाइंग ग्लास लाकर दे देता है। वर्चस्विनी उस मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से ताज को देखने लग जाती है। चार्ली के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी उस ताज में इतने गौर से क्या देख रही थी। वर्चस्विनी ताज को गौर से देखते हुए कहती है, चार्ली, जरा मुझे रतनपाली की फाइल दिखाना। चार्ली जानता था कि अगर उसने कुछ भी पूछा तो वर्चस्विनी फिर से उस पर गुस्सा करेगी, इसलिए बिना कोई सवाल किए चार्ली रैक पर से रतनपाली के केस की फाइल ढूंढता है और वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी उस फाइल के पेजेस को पलटाने लग जाती है। उसमें से वो अजीब सी कलाकृति वाला फोटो निकालती है जो मोहित और रतनपाली की लाश के पास बनी हुई थी, और बारी बारी से ताज और फोटो में देखने लग जाती है। चार्ली बड़बड़ाता है, ये मैडम जी क्या करना चाहती हैं? वर्चस्विनी ताज को देखते हुए कहती है, हाउ इट्स पॉसिबल? चार्ली गहरी सांस लेकर कहता है, क्या हुआ मैडम जी? वर्चस्विनी ताज और मैग्नीफाइंग ग्लास चार्ली को देते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इस ताज की जो जगह खाली है उसमें वही कलाकृति बनी हुई है जो रतनपाली और मोहित की लाश के पास बनी हुई थी। जब चार्ली ताज और फोटो पर बनी कलाकृति को देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है। दोनों ही कलाकृति सेम बनी हुई थी। चार्ली ताज पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ मैडम जी कि ये ताज यक्षिणी का है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या? तुम कैसे कह सकते हो चार्ली कि ये ताज यक्षिणी का है? चार्ली वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैडम जी, आपने नोटिस नहीं किया क्या कि मोहित और रतनपाली दोनों के खून के पास ये कलाकृति बनी हुई थी, और उन दोनों का खून तो यक्षिणी नहीं किया है। इस ताज पर भी वही कलाकृति बनी है, तो उस हिसाब से हुआ ना ये यक्षिणी का ताज। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, चार्ली, तुम फिर यक्षिणी यक्षिणी करने लग गए। चार्ली वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, नहीं मैडम जी, मैं सच कहता हूँ, ये यक्षिणी का ताज है। आपने उसके ताज की कहानी नहीं सुनी क्या? वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, यक्षिणी के ताज की कौन सी कहानी है? चार्ली वर्चस्विनी को यक्षिणी के ताज की कहानी सुनाते हुए कहता है, मैडम जी, आपको सुबाहु राक्षस के बारे में तो पता ही होगा। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली वर्चस्विनी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे सुबाहु राक्षस के बारे में कुछ नहीं पता था। चार्ली वर्चस्विनी को सुबाहु राक्षस के बारे में बताते हुए कहता है, मैडम जी, ये जो सुबाहु था ये ताड़का राक्षसी का बेटा था। अब आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि ये ताड़का कौन थी, तो मैं बताता हूँ। ताड़का जो थी सुकेतु की बेटी थी, जो कि एक यक्ष थे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, यक्ष थे मतलब? चार्ली वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, मैडम जी, जिस तरह यक्षिणी होती है उसी तरह यक्ष भी होते हैं। ये लोग यक्षिण लोक में रहा करते हैं जिनके पास कई दैवीय शक्तियां होती थी और वो लोगों की मदद करते थे। वर्चस्विनी आशंका के साथ पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चार्ली? चार्ली अपने शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कहता है, मैडम जी, आप शायद भूल रही हैं मैं इसी गांव का हूँ और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो किसी को नहीं पता है। वो क्या है ना, बचपन में मैं सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठता था।
तो उन्हीं से मुझे इन कहानियों का पता चला है। वर्चस्विनी चार्ली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल घूम रहा था। वर्चस्विनी पूछती है, तुमने कहा था कि ताड़का राक्षसी थी, पर वो तो यक्ष की बेटी थी, तो फिर राक्षसी कैसे बन गई? चार्ली झट से कहता है, वही तो बता रहा हूँ मैडम जी, इस ताड़का ने सुंद नाम के राक्षस से शादी की थी, इसलिए ये राक्षसी बन गई। इसके 2 पुत्र थे, पहला सुबाहु, दूसरा मारीच। कहते हैं कि अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण ताड़का का सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। चार्ली एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, जब सुबाहु को पता चला कि उसकी माँ यक्ष की बेटी थी, तो उसने यक्षिण लोक पर कब्जा करने की ठानी। उसके अंदर कुछ शक्तियां यक्ष की भी थी, इसलिए उसने आसानी से यक्षिण लोक पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। सारे यक्ष उसकी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ गए थे, कोई उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। वर्चस्विनी गौर से सुनते हुए कहती है, फिर क्या हुआ? चार्ली फटाक से जवाब देता है, होना क्या है मैडम जी, जहां पर पुरुष कमजोर पड़ जाते हैं वहां पर स्त्रियां सदैव उन्हें बचाने आ जाती हैं। यक्ष और यक्षिणियां भगवान शिव के उपासक थे, वो दिन रात उन्हीं की पूजा करते थे। कहते हैं उस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी ने भगवान शिव की साधना करी थी, दिन रात शिव भगवान को प्रसन्न करने में लगा दी थी। वर्चस्विनी पूछती है, फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए? चार्ली अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहता है, कैसे नहीं होते मैडम जी, भगवान शिव की जो सच्चे मन से साधना करता है उनसे वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। जब भगवान शिव यक्षिणी से प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने यक्षिणी को एक ताज दिया, जो ताज यक्षिणियों के लिए हथियार का काम करने लगा। कहते हैं उस ताज में जो लाल हीरा लगा था, उसमें भगवान शिव की तीसरी आंख में जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति थी। उसमें सारे ब्रह्मांड नष्ट करने की ताकत थी। उसी की मदद से यक्षिणी ने राक्षस को वहां से भगा मारा था। तब से ही यक्षिण लोक में यक्षिणियों का वर्चस्व बढ़ गया था। एक वक्त के लिए वर्चस्विनी खामोश हो गई थी। उसे चार्ली की बात पर विश्वास हो गया था, पर वो जानती थी कि अगर उसने चार्ली की बात पर विश्वास किया तो इससे उसका और आत्मबल बढ़ेगा और ये साबित करने पर तुल जाएगा कि यक्षिणी ने ही सबका खून किया है। वर्चस्विनी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए वो जानबूझकर चिढ़ते हुए कहती है, तो तुम कहना चाहते हो चार्ली कि ये ताज यक्षिणी का ताज है? चार्ली खुश होते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल ठीक समझी, मैं यही कहना चाहता हूँ। वर्चस्विनी चार्ली पर बिगड़ते हुए कहती है, चार्ली, कोर्ट में कहानियां नहीं सबूत चलते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये यक्षिणी का ताज है? चार्ली धीरे से हिचकिचाते हुए कहता है, सबूत तो नहीं है मैडम जी। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, नहीं है ना सबूत, तो अपनी फालतू कहानियां सुनाना बंद करो। जब देखो मेरा ध्यान भटकाते रहते हो। यक्षिणी 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 यक्षिणी, यक्षिणी नाम की कोई चीज नहीं होती, समझे तुम? ये बस अफवाह है और कुछ नहीं। चार्ली मायूस होकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। वर्चस्विनी कहती है, अब खड़े क्या हो, जिप्सी निकालो, हमें अभी युग के घर चलना है। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, युग के घर चलना है? पर क्यों मैडम जी? सदियों से है पुरानी